बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इको डीआरआर की। इको डीआरआर क्यों ज़रूरी है जब भी कोई डिज़ास्टर आता है या डिज़ास्टर के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए इकोसिस्टम बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन या नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्यों ज़रूरी होते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। तो डियर व्यूवर्स, इन मैनी प्लेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड डिज़ास्टर रिस्क जो हैं बढ़ रहे हैं। अगर हम ओवर द ग्लोब बात करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है डिज़ास्टर रिस्क्स जो हैं बढ़ रहे हैं। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, उसमें से इम्पॉर्टेंट ये है कि हम पुअरली प्लान करते हैं या अनप्लैन्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। हम जितने भी डेवलपमेंट होती है हमारे रीजन में, वो या तो पुअरली प्लान्ड होती है या अनप्लैन्ड हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या अपना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कर रहे होते हैं। ऐसी लोकेशंस पे करते हैं जो ऑलरेडी एक्सपोज होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ हैज़र्ड्स के। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैज़र्ड्स की बात करें तो इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी और इसके मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। आपको सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है और इसके इम्पैक्ट्स स्पेशली क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स हैं उनकी इंटेंसिटी और उसके मैग्नीट्यूड बढ़ रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। फिर जब आप ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 इसके मुताबिक जो इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो टॉप 5 जो रिस्क हैं इसमें से आपके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सट्रीम वेदर और बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो टॉप 5 नंबर पे आएंगे कमिंग डेकेड्स में। यानी कि कमिंग डेकेड्स में आपका एक्सट्रीम वेदर और बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो टॉप 5 नंबर्स पे होंगे इन टर्म्स ऑफ लाइकलीहुड और इन टर्म्स ऑफ लाइकलीहुड। ठीक है, ये 5th नंबर पे आएंगे कमिंग डेकेड्स में। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर, फिर एक्सट्रीम वेदर की वजह से आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएंगे। इससे क्या होगा, दीज इंटरेक्टिंग प्रोसेसेस पोज मल्टीपल कम्प्लेक्स चैलेंजेस। ठीक है, मल्टीपल चैलेंजेस और वो कम्प्लेक्स चैलेंजेस वो जो है पोज कर रहे हैं एंड सिस्टमेटिक रिस्क टू ह्यूमन सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम वेल बीइंग। ऑफ कोर्स फिर आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी को भी रिस्क होगा, फिर आपकी इकोसिस्टम के वेल बीइंग के लिए भी। तो इको डीआरआर क्यों ज़रूरी है, इसके लिए ये है कि आपको पता है देयर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर कंट्रीज़ टू बेटर अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट्स एंड एसोसिएटेड रिस्क्स ऑफ इकोसिस्टम डिक्लाइन। अब जितने भी कंट्रीज़ हैं अक्रॉस द ग्लोब, उन सबको सोचने की ज़रूरत है कि जो रिस्क हैं जो इकोसिस्टम स्पेशली इकोसिस्टम को डिक्लाइन कर रही हैं उस बारे में सोचने की ज़रूरत है और इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है इकोसिस्टम कंजर्वेशन और रिहेबिलिटेशन। इसके अलावा जो सस्टेनेबल यूज़ है और उसकी मैनेजमेंट है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन नेशनल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पॉलिसीज़ एंड प्लान्स, जितने भी डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पॉलिसीज़ एंड प्लान्स हैं, हर एक कंट्री जो है अपना जो डिज़ास्टर रिस्क पॉलिसी एंड प्लान्स हैं उस पे जो है सोचने की ज़रूरत है कि इकोसिस्टम को कैसे उसको सस्टेनेबली, उसके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी मैनेजमेंट के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ फिर उसके इम्पैक्ट्स आपको पता है कि डिवास्टेटिंग होंगे। फिर जब हम डिग्रेडेड इन्वायरमेंट्स की बात करते हैं या डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स की बात करेंगे तो कोई भी जो डिग्रेडेड इन्वायरमेंट होता है उसके जो है आपको पता है वो डिज़ास्टर के रिस्क को इंक्रीज़ करने में वो ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, कोई भी डिग्रेडेड इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट ऑलरेडी डिग्रेडेड होगा तो फिर वो डिज़ास्टर के रिस्क भी वहाँ पे ज़्यादा होंगे। इन अदर वर्ड्स, डिग्रेडेड इन्वायरमेंट्स आर एन इम्पोर्टेंट ड्राइवर ऑफ डिज़ास्टर रिस्क। ऑफ कोर्स अगर डिग्रेडेड इन्वायरमेंट ऑलरेडी डिग्रेडेड है तो वहाँ पे डिज़ास्टर के रिस्क के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल कैसे ज़्यादा होंगे, हम मिसाल लेते हैं एक स्लोप की। वहाँ पे अगर वेजिटेशन कवर लेक है, वहाँ पे गुड वेजिटेशन कवर नहीं है, वहाँ पे लोगों ने उसको डिटेरियोरेट किया है, उसको एक्सप्लॉइट किया है। वहाँ पे ऑलरेडी जो फॉरेस्ट कवर था या आपका वेजिटेशन कवर था, ठीक है, जब वहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी तो क्या होगा, वहाँ पे आपके चांसेस होंगे लैंडस्लाइड के। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो नेचुरल कवर था, नेचुरल वेजिटेशन था, जो आपका फॉरेस्ट कवर था वो ऑलरेडी डिग्रेड किया था। तो वहाँ पे जब हैवी रेन होगी तो फिर आपको नतीजे में लैंडस्लाइड्स
को फेस करना पड़ेगा। फर्दर मोर अगर कहीं इकोसिस्टम सर्विसेज अगर हमने उसको वर्सन किया हुआ है, हमने ख़राब किया हुआ है, तो उससे भी डिज़ास्टर के इम्पैक्ट्स को बढ़ेंगे इससे। इसके अलावा क्या होगा, ये अफेक्ट करेगा रिकवरी एफर्ट्स को। जब कोई डिज़ास्टर आता है आफ्टर मैथ ऑफ अ डिज़ास्टर, ठीक है, आफ्टर मैथ ऑफ अ डिज़ास्टर कोई भी डिज़ास्टर आता है तो उसके आफ्टर मैथ के बाद उसके रिकवरी एफर्ट्स को भी अफेक्ट करेगा और लाइवलीहुड रिकवरी को भी अफेक्ट करेगा। अगर आपका इकोसिस्टम डिग्रेडेड होगा, आप या आपने अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड किया हुआ था, तो ये आपके नतीजे में ये आपको डिफ़िकल्टीज़ पेश आएंगी, आपको हर्डल्स पेश आएंगी। इसके अलावा फिर आपका रैपिड अर्बनाइजेशन है, वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। आपका अर्बन और प्री अर्बन लोकल इकोसिस्टम है, वो आप अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं या पुअरली मैनेज डेवलपमेंट करते हैं, तो वो भी आपके जो है अर्बन और प्री अर्बन लोकल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर जो सिटी मास्टर प्लान्स जो है वो डू नॉट गार्ड दीज नेचुरल एलिमेंट्स थ्रू कम्प्रीहेंसिव सस्टेनेबल प्लानिंग के थ्रू अगर आपके अपने सिटी प्लान्स नहीं बनाएंगे तो ये आपके अर्बन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। इसी तरह जो है आपके जो डिज़ास्टर जो हैं वो किस पे इम्पेक्ट करते हैं, इकोसिस्टम्स पे क्या करते हैं, काजिंग इन्वायरमेंटल डैमेजेस भी करेंगे और लॉसेस करेंगे, दैट इन टर्न इंक्रीज रिस्क, फिर अल्टीमेटली उसके रिस्क भी बढ़ेंगे। फिर आपका जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है या जो आपका इकोसिस्टम बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है, जैसे कि आपकी कंजर्वेशन हो गई, रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब जो हैं इंटीग्रल पार्ट हैं ऑफ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के, ठीक है। अगर आप नेचर बेस्ड सोल्यूशन पे जाएंगे या आप इकोसिस्टम बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन करेंगे तो ये सब जो हैं नेचर बेस्ड सोल्यूशन के इंटीग्रल पार्ट हैं ऑफ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। इसके अलावा इकोसिस्टम बेस्ड जो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है ये मल्टीपल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आप इकोसिस्टम बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की तरफ जाएंगे तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे, इंक्लूडिंग डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन भी इसमें शामिल है। सिस्टमेटिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी सिस्टमेटिक अपॉर्चुनिटीज़ ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो हेल्थी और वेल मैनेज्ड इकोसिस्टम है वो डिफरेंट इंपॉर्टेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं दैट कैन एड्रेस अ रेंज ऑफ रिस्क फैक्टर, ठीक है। अगर आपका हेल्थी और वेल मैनेज्ड इकोसिस्टम होगा तो ये बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर हैं उसको भी एड्रेस करते हैं। जैसे फर्स्ट, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ये डिज़ास्टर के जो हैज़र्ड्स हैं उनको जो है मिनिमाइज करते हैं, रिड्यूस सम हैज़र्ड्स, ठीक है। अगर हेल्थी आपका इकोसिस्टम होगा तो बहुत सारे हैज़र्ड्स को रिड्यूस करेंगे। सेकेंडली वो एक्ट करते हैं एज अ नेचुरल और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे भी काम करते हैं, जो कि रिड्यूस करते हैं फिज़िकल एक्सपोजर के टू अ रेंज ऑफ हैज़र्ड्स के, ठीक है। इसके अलावा ये रिड्यूस करते हैं दियर इम्पैक्ट्स ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इसके इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करते हैं और बेसिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। थर्डली दे कैन रिड्यूस वल्नरेबिलिटी को भी कम करते हैं। कैसे करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग फूड, ठीक है। आपका इकोसिस्टम आपको फूड प्रोवाइड करता है, वाटर एंड अदर सर्विसेज, इसके थ्रू भी आपके लिए हेल्पफुल है आपका इकोसिस्टम। फिर अगर हम डिफरेंट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो डिफरेंट इकोसिस्टम हैव डिफरेंट हैज़र्ड प्रोटेक्शन या हैज़र्ड रिडक्शन फंक्शंस होते हैं। हर एक इकोसिस्टम का अपना हैज़र्ड को रिड्यूस करने के अपने फंक्शंस होते हैं एंड इन डूइंग सो सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डिफरेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। हर एक इकोसिस्टम अपने हिसाब से जो है इसका अपना फंक्शन है हैज़र्ड को रिड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल कैसे, फॉरेस्ट्स क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं आपका हिली स्लोप्स को विद दियर रूट सिस्टम, ठीक है। जहाँ भी आपका हिली स्लोप होगा वहाँ पे आपकी फॉरेस्टेशन होगी, वहाँ पे आपका फॉरेस्ट कवर होगा तो उसके रूट्स जो हैं वहाँ की जो लैंड है उसको ग्रिप करेंगी, उसकी रूट्स जो हैं और उसको एरोड होने से बचाएंगी, ठीक है। एंड सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट लैंडस्लाइड्स एंड एवलांचेस से आपको बचाएंगी। सिमिलरली आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट्स क्या करते हैं और वेटलैंड्स वो एटेनुएट वेव एनर्जी, ठीक है, वेव एनर्जी को उसको एटेनुएट करते हैं, सो हेल्प टू प्रोटेक्ट द कोस्ट लाइन फ्रॉम द इम्पैक्ट्स ऑफ
स्टॉर्म सर्जेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, ये आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन और स्टॉर्म सर्जेस से उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। सिमिलरली अगर हम फॉरेस्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट रॉकफॉल से भी प्रोटेक्ट करते हैं और स्टेबलाइज स्नो को भी स्टेबलाइज करते हैं, आपका फॉरेस्ट कवर होगा किसी भी लैंडस्केप में, ठीक है। फिर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एवलांचेस, फिर आपके एवलांचेस के रिस्क को भी कम करेंगे। फिर आपके वेटलैंड्स और जो फ्लड प्लेन्स हैं वो कंट्रोल करते हैं फ्लड्स को इन कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है। कोस्टल एरियाज़ में आपके वेटलैंड्स जो हैं फ्लड प्लेन्स को कंट्रोल करते हैं। इनलैंड रिवर बेसिन्स एंड माउंटेन एरियाज सब्जेक्ट टू द ग्लेशियर मेल्ट, ठीक है। ग्लेशियर मेल्ट के हिसाब से आपके रिवर बेसिन्स और माउंटेन एरियाज़ को भी, ठीक है, वो मेंटेन कर रहे होते हैं। फिर आप पीट लैंड्स और जो वेट ग्रास लैंड्स हैं एंड अदर वेट लैंड्स हैं वो स्टोर करते हैं वाटर को एंड रिलीज इट स्लोली इसको रिलीज कर रहे होते हैं वेटलैंड्स। रिड्यूसिंग द स्पीड को कम करते हैं एंड वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ आफ्टर हैवी रेनफॉल, ठीक है। जब कोई भी हैवी रेनफॉल होती है तो रन ऑफ जब होता है तो उसको मिनिमाइज करते हैं, जिससे आपका फ्लड को कम करने में आपको हेल्प करेंगी। और स्नो मेल्ट इन स्प्रिंग टाइम, या अगर हम स्प्रिंग टाइम की बात करते हैं तो स्नो मेल्टिंग को भी मिनिमाइज करते हैं। सिमिलरली आपका मेंटेनिंग वेजिटेशन कवर इन ड्राई लैंड एरियाज, ठीक है, ड्राई लैंड एरियाज में आपके वेजिटेशन को मेंटेन करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सच एज यूज ऑफ शेडो क्रॉप्स, न्यूट्रिएंट इनरिचिंग प्लांट्स एंड वेजिटेशन लिटर इंक्रीज रिजिलियंस टू ड्राफ्ट, ठीक है। ड्राफ्ट के लिए रिजिलियंस जो है वो इंक्रीज़ कर रही होती हैं। इसी तरह जो मार्शेस होते हैं, लेक्स एंड फ्लड प्लेन्स, ये क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं वेट सीजन फ्लो स्लोली ड्यूरिंग ड्राफ्ट पीरियड। ड्राफ्ट पीरियड में जो वेट सीजन है उसको स्लोली फ्लो करते हैं। तो डियर व्यूवर्स, ये था आज का लेक्चर की इकोसिस्टम बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन क्यों ज़रूरी है। जब कोई भी डिज़ास्टर आता है तो उसके लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।